अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट टाइम हमारी क्लास में हमने पीरियोडिक टेबल की बहुत सारी बातें कर ली थी, तकरीबन तकरीबन सारी कर ली थी। तो अब जो रह गई हैं वो आज कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि हमारे पीरियोडिक टेबल की तीन फीचर्स हैं। दे आर पीरियड्स, ग्रुप एंड ब्लॉक्स, जिसका हमें सारा पता होना चाहिए। तो ग्रुप्स की बात हो गई थी, पीरियड्स की बात हो गई थी, और अब ग्रुप से ही ब्लॉक जुड़े हुए हैं भारत, लेकिन अब उसकी बात कर लेते हैं। तो फैमिली ए और फैमिली बी, इन दोनों के बारे में लास्ट टाइम आपसे बात हो गई थी। अच्छा, अब एक छोटी सी बात इसी दौरान ये हुई है कि वी गॉट द मेडिकल, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल सिलेबस। तो उसमें वो हम लास्ट टाइम एक सेशन भी कर दिया था, तो अभी जहन में रखिएगा, वी स्ट्रिक्टली फॉलो दिस। और उसमें जाहिर सी बात है कि प्री मेडिकल वालों के लिए वो है, और प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए जो खासतौर पर एनडी यूनिवर्सिटी और कराची की दीगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अभी भी सिंध की किताब को ही फॉलो करेंगी। तो अब सबको अंदाज़ा तकरीबन तकरीबन हो भी गया होगा, और हम आगे आगे दिला भी देंगे कि पीएमसी वालों का सिलेबस केमिस्ट्री की हद तक, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, बट केमिस्ट्री की हद तक कम हो गया है। मतलब उसका हमें फायदा ही होगा। इक्का दुक्का एक आधी जगह ऐसी जहाँ हमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, वरना कम हो गया। तो इसलिए जब हम पीएमसी को फॉलो कर रहे होंगे क्लास में, तो इंजीनियरिंग वालों के तो वो टॉपिक है, इसलिए वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। वो हमारे पास सब, हमने चॉक आउट कर दिया है प्लान, और हम करेंगे ये। जैसे अभी इस चैप्टर के फौरन बाद मेरा इरादा होता था कि हम हाइड्रोजन का चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन वो चैप्टर जो है वो तो है ही नहीं पीएमसी में, तो अब वो इंजीनियरिंग में तो है। तो इसलिए हम ये करेंगे कि हम इस क्लास में तो अपनी सीक्वेंस से चलेंगे, और ऐसे टॉपिक्स के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की अलग से क्लास लेंगे, ताकि उनका भी मसला हल हो जाए, और आप में से जो प्री मेडिकल वाले हैं उनका भी टाइम आएगा। तो ये थोड़ा सा अब हमें खुद ऑर्गेनाइज होकर चलना है, और आप लोगों को एतमाद में लेके चलना है कि हर बात को, क्योंकि देर आर मैनी इश्यूज नाउ, हमें भी अंदाज़ा है। और सबसे बड़ी इशू की बात यहाँ ये है कि द सेशन विच इज सेकेंड ईयर इज स्टिल गोइंग ऑन, वो अपनी जगह एक इशू है। फिर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड्स, they are in the class and they are looking for an exams which is of different syllabus। तो हमें हर एक के एस्पेक्ट का ख्याल रखना है इंशाल्लाह, और इसका पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो अच्छा, अब ग्रुप्स में जो जो अब थोड़ी सी चीज रह गई है पीरियोडिक टेबल की, पहले उसे फिनिश करें। तो उसमें आ गई बात एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं फैमिली बी वाले, जिनके लिए हमने लास्ट टाइम आपको ये बता दिया था कि हाउ देयर ग्रुपिंग इज डन, और उसमें क्या लॉजिक है। अब इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की खास बात ये है कि ये पूरे के पूरे, यानी सारी फैमिली बी इंक्लूडिंग लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स फ्रॉम एफ ब्लॉक, दे आर ऑल वन ग्रुप, क्योंकि इन सब की बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो हम वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहते हैं जो सारे फैमिली बी के एलिमेंट्स में हैं, जो सारे उन एलिमेंट्स में हैं जो पीरियोडिक टेबल के सेंटर में थे, जिनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो वो खूबियां ये हैं कि नंबर वन, ये सब के सब मेटल्स हैं। जब आप फैमिली ए की बात करते हैं तो आपको याद आएगा कि फैमिली ए में ग्रुप 1A और 2A, जिनको हम एस ब्लॉक कहते हैं, वो तो मेटल्स हैं। लेकिन पी ब्लॉक के अंदर खासतौर पर बताया था, जो ग्रुप 3 से लेके 8 तक है, उसमें मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। तो इस लिहाज से फैमिली बी जो है, उसकी ये खूबी है कि वो सारे के सारे मेटल्स हैं। फिर इनकी एक बहुत बहुत अहम खूबी, जिसकी वजह से बेसिकली आप कहें कि ये ब्लॉक एक अलग फैमिली के तौर पर रखा गया, वो है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये मैंने लास्ट टाइम भी थोड़ी सी बात की थी।
जब आप फैमिली ए के ग्रुप्स को पढ़ते थे तो आप कहते थे कि ये ग्रुप 1A है। 1A का मतलब है इनके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर इनके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है तो दे टेंड्स टू लूज दैट वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटाइन ऑफ +1 चार्ज। इसलिए ग्रुप 1A में जब एक एलिमेंट है सोडियम, तो हम कहते हैं सोडियम हमेशा अपने हर कंपाउंड में +1 का चार्ज हासिल करता है। सो दिस इज अ फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सोडियम। सोडियम की वैलेंसी फिक्स, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स, और वो है 1। ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे तो +1 और वैलेंसी कहेंगे तो 1, बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1A। इसी तरह जो एलिमेंट ग्रुप 2A में है उनके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके हमेशा +2 चार्ज का डाईवैलेंट कैटायन बनाएंगे एंड शो दी वैलेंसी ऑफ 2। मैग्नीशियम इज इन ग्रुप 2। हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम इज ऑलवेज +2, और ये फिक्स्ड है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन अब जब हम ग्रुप फैमिली बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ जो मेटल्स हैं वो इस तरह से फिक्स चार्ज या फिक्स वैलेंसी या फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रखते। दे शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन देयर डिफरेंट कंपाउंड्स। Why? Because they have two orbits involved in the bonding। ये जो सिंपल सी कहानी थी कि फैमिली ए के एलिमेंट्स में जो सिर्फ लास्ट ऑर्बिट होता है, उस लास्ट ऑर्बिट में जितने सब शेल होंगे सब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका लास्ट और सेकेंड लास्ट दोनों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनके चार्जेस में भी वेरिएशन आती है। मिसाल के तौर पर अगर आप इनके सबसे पहले एलिमेंट स्कैंडियम, जिसकी एग्जाम्पल देकर मैंने लास्ट टाइम बात की थी, 1s2 2s2 2p6, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, 3s2 3p6 4s2 3d1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन। और सारी कहानी यही गड़बड़ होती है कि 4s इसका फोर्थ ऑर्बिट है और 3d इसका थर्ड ऑर्बिट है। ये दोनों बॉन्डिंग में इस्तेमाल होते हैं। ये सबसे पहले अपने 4s के इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है, कितने हैं वो 2। तो जब स्कैंडियम अपने 4s के इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो स्कैंडियम का चार्ज +2 हो जाता है। In most of its compound, the charge of scandium is +2. But in some compound, it also uses the electron from 3d1, which is inner lying orbit, जो कि देखा जाए तो डिस्टेंस के एतबार से न्यूक्लियस के करीब है। बेशक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में बाद में आता है, लेकिन अगर आप ऐसे इमेजिन करें स्कैंडियम के एटम को, तो ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट। तो जो उसका 3d है वो थर्ड ऑर्बिट में है और 4s उसके फोर्थ ऑर्बिट में है। तो अब ये ऑर्बिट अंदर की तरफ है, इसका इलेक्ट्रॉन जरा बाद में इस्तेमाल होता है, और अगर ये भी इस्तेमाल होगा तो फिर स्कैंडियम का चार्ज हो जाएगा +3। 2 इलेक्ट्रॉन 4s के, एक इलेक्ट्रॉन 3d का। तो स्कैंडियम के कंपाउंड्स में स्कैंडियम के चार्ज +2 भी होता है और +3 भी होता है। इसका मतलब है स्कैंडियम का नाम सुनते ही अगर कोई आपसे कह दे कि बताइए इसका चार्ज क्या होगा या इसकी वैलेंसी क्या होगी, यू कांट। आप कहेंगे दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, कंपाउंड बताइए, फिर हम बताएंगे इस वक्त इसका चार्ज क्या है, क्योंकि ये +2 भी हो सकता है, ये +3 भी। और यही सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की खूबी है कि दे शो डिफरेंट चार्जेस इन देयर डिफरेंट कंपाउंड्स। आयरन बहुत मशहूर है, आयरन 2 और आयरन 3, जिसको आप फेरिस और फेरिक कहते हैं। और इसी तरह दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैग्नीज सबसे बदनाम है इस मामले में। मैग्नीज के कंपाउंड में मैग्नीज का चार्ज +2 भी होता है, +3 भी होता है, +4 भी होता है, +5 भी होता है, +6 भी होता है, +7 भी होता है। और इनमें से कुछ स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन जो होते हैं वो ये सारे हैं। तो इसलिए काम की बात ये हो गई कि आप जब भी किसी ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करेंगे, आप ये नहीं बता सकते कि उसका चार्ज क्या है अनटिल एंड अनलेस हम आपको उसके कंपाउंड का फॉर्मूला बता दें या कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन बता दें। लेकिन फैमिली ए में सिर्फ मैं नाम ले लूं, मैं कह दूं आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम, और अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है या आपकी नॉलेज है कि मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है, या मैं उसका एटॉमिक नंबर, आप फॉर्म कहेंगे उसका चार्ज +2 है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। आप ये नहीं कहेंगे नहीं देखते हैं नहीं नहीं भाई, मैग्नीशियम +2 सोडियम +1 फिक्स है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इनके अंदर डाउट है, ठीक है ना। तो इसलिए ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गई। फिर इसके बाद दे आर शोइंग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, विच मींस दे कैन बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। देखिए 3 तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर है, एक कहलाता है फेरोमैग्नेटिक, एक कहलाता है डायामैग्नेटिक, और एक कहलाता है पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक का मतलब है ऐसे सब्सटेंस जो खुद मैग्नेटाइज हो सकते हैं, यानी खुद मैग्नेट बन सकते हैं। पैरामैग्नेटिक वो है जो खुद मैग्नेट तो नहीं बन सकते, लेकिन मैग्नेट उन्हें अट्रैक्ट कर लेता है। और डायामैग्नेटिक बेसिकली नॉन मैग्नेटिक है, ना खुद मैग्नेट है और ना मैग्नेट बन सकते हैं। तो फिलहाल हमें फेरो से कोई दिलचस्पी नहीं है,
हमारी दिलचस्पी ये है कि तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक हैं और उसकी शर्त होती है कि जिसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, सिंगल होगा, तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिख कर आपको ये प्रूफ देंगे कि देख लीजिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हर एक के पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर फर्स्ट कर लें, एक दो एक्सेप्शन हैं, अगर उनमें नहीं होगा तो जिनमें नहीं होगा उन्हें हम निकाल देंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट 2 और 3 सबके सब पैरामैग्नेटिक है। फिर इसके बाद दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अगर हम हाइड्रोजन का चैप्टर हमने थ्योरी में तो पढ़ा है सबने, उसमें से तो नहीं कटा, तो उसमें ये तस्करा आया था। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे छोटे छोटे एटम जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की खूबी ये है कि उनके सॉलिड क्रिस्टल में एटम्स के बीच में कहीं कहीं कुछ अनयूजुअल गैप्स आ जाते हैं जिनको इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहा जाता है। तो जब ये ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करें जो उनके साइज बहुत छोटे हैं जैसे हाइड्रोजन, तो वो एटम्स को उन स्पेसेस में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह जो सब्सटेंस बनता है वो अपनी प्रॉपर्टीज के एतबार से ना 100% कंपाउंड होता है ना 100% मिक्सचर, इट्स समथिंग इन बिटवीन। तो ऐसे सब्सटेंसेस को जो मिक्सचर और कंपाउंड दोनों की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं और जिसमें कोई एटम या मॉलिक्यूल ट्रांजिशन मैटर्स की इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ऑक्यूपाई हो जाए, उनको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। इनकी तफसीलात और भी होंगी, लेकिन फिलहाल सिर्फ नाम का मतलब समझाने की जरूरत है। कैन बी यूज्ड एज कैटलिस्ट is a very important property of these metals because आप नोटिस करेंगे और कर रहे होंगे आजकल कि जब भी हम किसी कैटलिस्ट को यूज करते हैं केमिस्ट्री में, वो मोस्टली या तो ट्रांजिशन मेटल खुद होता है या उसका कोई कंपाउंड होता है। सो these elements and their compounds have a great tendency to form or act as a catalyst। फिर इसके बाद ये बनाते हैं कलर्ड कंपाउंड। तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड कलरफुल होते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज मेटल्स। जो हमारे ए फैमिली के मेटल्स हैं, एस और पी ब्लॉक के, वो जितने भी कंपाउंड बनाते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, जबकि ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड कलरफुल होते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, पिंक, तरह तरह के कलर्स के। मिसाल के तौर पर कॉपर के कंपाउंड्स ब्लू कलर के होते हैं, आयरन 2 के कंपाउंड्स ग्रीन कलर के होते हैं, आयरन 3 के कंपाउंड रेड और येलो कलर के होते हैं, कोबाल्ट के कंपाउंड पिंक और मरून कलर के होते हैं। सो देयर इज अ डाटा जो फिलहाल आपको ये कलर तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल ये पता हो कि ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट is they also engage themselves to form a very important class of inorganic compounds which are called complex compounds। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई भी मेटल आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बना रहा हो। सो जिन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो उनके लिए लफ्ज कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल करते हैं। और फिर अगेन वही बात है कि जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर वहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स के स्ट्रक्चर में एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने की वजह से दे आर वेरी 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 कहना चाहिए कि fond of forming coordinate covalent bond, और ये they have a great tendency to form coordinate covalent bond। So बहुत बड़ी तादाद में complexes बनते हैं। तो ये सातों की सातों बातें इस वक्त जो मैंने आपके सामने रखी हैं, दे आर जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ट्रांजिशन एलिमेंट की इन कैरेक्टरिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन का पता चल जाए। जाहिर सी बात है ये चैप्टर पीरियोडिक टेबल का है जिसमें सिर्फ ये बताना है कि हाउ वी आर सक्सेसफुल to make an arrangement of element where the similar elements are together। तो ये इस बात को शो करने के लिए कि देखिए हमने जो सेंटर में पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को जमा किया है वो कितनी सारी बातों में एक दूसरे से सिमिलर है। ऑब्वियसली इन तमाम बातों की डिटेल्स हम इनके रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में मजीद तफसीलात के साथ पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फैमिली ए एंड फैमिली बी। और इसी में अब हमने जो बातें आपको
थोड़ी सी बता दी, अब उनको और ज़रा ऑर्गेनाइज तरीके से शेयर कर लेते हैं, और वो है ब्लॉक्स के बारे में। बेसिकली ग्रुप से ही ब्लॉक्स निकले हैं, इसलिए जब आप ग्रुप्स की डिटेल शेयर कर देते हैं तो ऑलमोस्ट ब्लॉक्स खुद ही कवर हो जाते हैं। और वो इस तरह से है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है। तो अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जा रहा है तो ऐसे एलिमेंट एस ब्लॉक कहलाएंगे, पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक कहलाएंगे, डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक कहलाएंगे, और अगर एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक कहलाएंगे। तो इसमें खास दूसरी बात यह है कि एस, पी और डी ब्लॉक तो फिर फर्दर डिटेल्स के साथ आगे पढ़े जाएंगे, मगर जो एफ ब्लॉक है उसकी जितनी बात अभी हम आपसे करेंगे पीरियोडिक टेबल में कि सिर्फ उसका तारुफ होगा, दैट इज द फाइनल थिंग, उसकी कोई और डिटेल आगे हम आपसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो आइए देख लेते हैं जल्दी से एक ब्लॉक की कहानी को भी। तो इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस of their electronic configuration. सो अब इसके अंदर जैसे कि मैंने कहा देयर इज अ डिवीजन ऑफ ब्लॉक्स, तो 4 ब्लॉक्स बने जिसमें से पहला है एस ब्लॉक। आपके लिए याद रखने की बातें इसमें क्या होंगी, आपके लिए याद रखने की बातें इसमें ये होंगी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in s ऑर्बिटल, इन एलिमेंट्स का आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है। इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन या तो NS1 है या NS2 है। वहाँ n ऑर्बिट का नंबर है ना, या तो ये 1s1 1s2 होगी, या 2s1 2s2 होगी, या 3s1 3s2 होगी। तो 1 2 3 की जगह मैंने लफ्ज n इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, ये एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1A और 2A के, ठीक है ना। 1A और 2A की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताई थी वो सारी इसमें खुद ब खुद आ गई, ठीक है ना। और ये सारे के सारे मेटल्स हैं। फिर इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स, खुद ही अंदाजा होता है कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in p orbital। और वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP1 से लेकर NS2NP6 तक है। आप P1 से P6 भी कह सकते हैं इन शॉर्ट, लेकिन मैंने पूरा लास्ट ऑर्बिट बताया कि जब भी किसी एलिमेंट में P में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक ऑब्वियस है कि उस ऑर्बिट का S भर चुका होगा। तो उसके लास्ट ऑर्बिट की पूरी सिचुएशन ये होगी कि S2P1 से लेकर S2P6 तक। और ग्रुप के हिसाब से दे आर ग्रुप 3A to 8A। और इन ग्रुप्स में मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं। हद ये है कि एक नई चीज का लफ्ज इस्तेमाल आता है और वो है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स या सेमी मेटल ऐसी एलिमेंट्स को कहते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की खूबियां होती हैं। तो पी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल नॉन मेटल दोनों की खूबियां रखते हैं। मिसाल के तौर पर सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे एलिमेंट। फिर इसके बाद आ जाएं आप बात करें उसी की जो कहलाता है डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसके लिए हम कहते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in d ऑर्बिटल। और इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन
NH2 N-1 D1 से लेकर NH2 N-1 D10 तक है। अब इसमें ये स्टोरी ये है कि N का मतलब है लास्ट ऑर्बिट और D हमेशा सेकेंड लास्ट ऑर्बिट का होता है, इसलिए उसे N-1 लिखा गया है। आप वही वाली बात है, सिंपली D1 से D10 भी याद कर सकते हैं। इसमें शामिल है फैमिली बी, यानी 1B से लेकर 8B तक सारे ग्रुप्स, और ये सब मेटल्स हैं और कहलाते हैं आउटर ट्रांजिशन मेटल्स। जबकि एफ ब्लॉक, जिसके बारे में हम बस यही कुछ पढ़ेंगे जो अभी देख रहे हैं, इसके अलावा हमारे सिलेबस में ये नहीं है। बाकी एसपीडी तीनों चैप्टर्स के नाम है आगे के, और तीनों के बारे में अलग-अलग पढ़ना है। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in F block, F orbital। अब्दुल्ला साजिद, क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा? सर सर ये NS2 और ब्रैकेट में N-1 D1 जो लिखा हुआ है, N-1 मतलब? मैंने अच्छा अभी अभी ये बात कही थी। एन का मतलब है लास्ट ऑर्बिट, और मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले भी जब ट्रांजिशन एलिमेंट की बात हो रही है कि इनके वैलेंस शेल में दो ऑर्बिट होते हैं, लास्ट और सेकंड लास्ट। ठीक है ना? तो अब अगर लास्ट ऑर्बिट एन है तो सेकंड लास्ट को क्या कहेंगे? N-1। ये रही मेरी पहली स्क्रीन बेटा, गौर से देख लें। स्कैंडियम पहला एलिमेंट है डी ब्लॉक का, देखिए उसकी आखिरी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म हो रही है? 4s1 4s2 3d1 लास्ट जी जी। ऑर्बिट, और उसके साथ डी का नंबर क्या है? 3, वन। यानी 4 पहला। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की खूबी ये है कि उनका जो भी लास्ट ऑर्बिट होता है उससे सेकंड लास्ट वाले डी में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो अगर उनका लास्ट ऑर्बिट फिफ्थ है तो डी जो है वो 4 होगा। अगर उनका लास्ट ऑर्बिट सिक्स्थ है तो डी जो है वो 5 वाला होगा। तो डी हमेशा सेकंड लास्ट ऑर्बिट का भरा जाता है, इसलिए उसके साथ हमेशा N-1 लगेगा। अब ये देखिएगा, इस इसी चीज को एफ ब्लॉक के अंदर और भी ज्यादा इम्पोर्टेंस के साथ नजर आएगा आपको कि इसमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें हमेशा क्या होता है कि जो लास्ट ऑर्बिट है उससे एक पहले यानी सेकंड लास्ट ऑर्बिट के डी में इलेक्ट्रॉन जाता है। इसी में तो गड़बड़ हो जाती है कि नॉर्मल एलिमेंट्स में आखिरी इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में जाता है। सब कुछ लास्ट ऑर्बिट वाले ने करना, अंदर के ऑर्बिट भरे हुए होते हैं। दिस इज नॉर्मल ट्रेंड। ट्रांजिशन एलिमेंट एबनॉर्मल। एबनॉर्मेलिटी क्या है कि लास्ट ऑर्बिट में 4s के अंदर या जो भी उनका ऐसा उस इलेक्ट्रॉन डालने के बाद वो सेकंड लास्ट भर रहे होते हैं, क्योंकि अपना सेकंड लास्ट छोड़कर आए हुए होते हैं। और एफ उससे भी एक दर्जा आगे है, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड लास्ट भी नहीं, थर्ड लास्ट ऑर्बिट में जाता है। यानी अगर लास्ट ऑर्बिट एन है, सेकंड लास्ट N-1 है, तो थर्ड लास्ट N-2 होगा। तो एफ ब्लॉक में N-2 वाले में इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है, जिसकी वजह से इनका बिहेवियर तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। यही वजह है कि इस स्टेज में जो है उन्होंने कहा डिफाइन कर दो, लेकिन इसकी डिटेल पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक का एफ ऑर्बिटल में गया और उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में यही प्रॉब्लम आएगी कि हम उसे कहेंगे NH2 N-1 D1 N-2 F1। तो अब F जो है वो N-2 वाला है, और इससे लेकर NH2 N-1 D1 और N-2 F14। तो F के साथ हमेशा हमारा N-2 लगेगा, D के साथ हमेशा N-1 लगेगा, और S के साथ हमेशा N लगेगा। इन एलिमेंट्स की चूंकि हमें डिटेल में नहीं जाना है, तो सिर्फ ये बात है कि इनमें तो ग्रुपिंग भी हमने डिफाइन नहीं की थी, आपको अगर याद आ जाए। हमने इसके ग्रुप्स नहीं बनाए थे, बल्कि हमने ये फैसला किया था कि दे आर कंसीडर्ड एज मेंबर ऑफ ग्रुप 3B। इन सबको हम ग्रुप 3B के एक्सटेंशन में मानते हैं।
इनके अपने से कोई ग्रुप नहीं बनाए गए। इनमें दो तरह के वो है सीरीज ऑफ एलिमेंट, एक कहलाती है लैंथेनाइड्स और एक कहलाती है एक्टिनाइड्स। ये इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। क्योंकि ये जमीन पर बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलते हैं तो इनको रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। और इससे ज्यादा हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। सो दिस इज एंड ऑफ एफ ब्लॉक। लेकिन एस, डी और पी में सिर्फ हमने आपको इनकी हाईलाइटिंग फीचर्स बताई हैं, इनके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, वही आगे पढ़ने। यानी मिसाल के तौर पर अगर फर्स्ट कर लें हम अभी एस, पी और डी भी पढ़ लें तो समझिए इनऑर्गेनिक पूरी खत्म हो जाएगी। तो मैसेज ये गया कि इस चैप्टर का मकसद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी जाने वाली चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया हमने इन टर्म्स ऑफ 4 ब्लॉक्स। तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दरअसल पीरियोडिक टेबल की डिटेल स्टडी का नाम है। तो यहाँ सीखा पीरियोडिक टेबल क्या है और इसके जरिए पता चला कि एलिमेंट्स को हमने ब्रॉडर स्केल पे 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। अब अगर हम उन चारों ब्लॉक्स की डिटेल्स पढ़ लेंगे तो ये सारा काम पूरा हो गया। तो हमारे सिलेबस में उन 4 में से सिर्फ एफ ब्लॉक की डिटेल नहीं है, बाकी सबकी है, जो हम रिस्पेक्टिवली अब अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अब पीरियोडिक टेबल की सब बातें हो गई और एक छोटी सी टेक्निकल बात अब आखिरी, जो कि एमसीक्यूज के हवाले से इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए उसको देखना जरूरी है। और वो क्या है कि जो हमने लॉजिक आपको सिखाई अव्वल तो उसी से बात पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन चूंकि मुझे भी इस बात का एहसास है कि कितनी फॉलोइंग होती है, जैसे अब एक चीज बताई जाती है लेकिन उसको जहन में रखना और उसे इंटरप्रेट करना जरा सा मुश्किल है, तो हर एक की प्रैक्टिस करानी जरूरी है। हमने आपको लॉजिक के साथ बताया है कि किस तरह पीरियड्स बने, किस तरह ग्रुप्स बने। तो अब इम्तिहान वाले एक सवाल पूछते हैं, थ्योरी में भी हमारे बहुत आता है और एमसीक्यू एंट्री टेस्ट में भी बहुत आता है, कि अगर हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको बताएं तो आप हमें किस तरह बता सकते हैं कि वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में है या किस ब्लॉक में है या किस पीरियड में है। तीनों बातें पूछ लें या तीनों में से कोई एक बात पूछ लें, आनी आपको तीनों चाहिए। तो अब ये काम कैसे होता है? हमने कहा ये काम ऐसे होता है कि अगर आप एटॉमिक नंबर से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चल जाएगा कि इस एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड में, कौन से ग्रुप में या कौन से ब्लॉक में होना चाहिए। तो अब सवाल पूछने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो आपको एटॉमिक नंबर देंगे ताकि कॉन्फ़िगरेशन आप खुद लिखें और फिर फैसला करें, या फिर आपको वो कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देंगे और बताएंगे आप करो फैसला, तो फिर और आसान हो जाएगा, आपका काम थोड़ा सा बच जाएगा। तो आपको बहरहाल दोनों चीजें सीखनी है। तो ये आखिरी चीज कहलाती है प्रिडिक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो इसका तरीका ये हुआ कि अगर हम आपके सामने एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिख दें सिर्फ 11 और आपसे क्या बताइए ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, तो आप क्या करेंगे कि आपको पता चल जाए कि ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ है। तो हमने कहा हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसमें हमारे लिए सारे मैसेज छुपे हुए होंगे। आइए लिख दी मैंने कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, अब गौर से सुनिए, हमें तीन बातें बतानी है, ये कौन से ब्लॉक में है, ये कौन से पीरियड में है और ये कौन से ग्रुप में है। तो अब पीरियड का हिसाब, ब्लॉक का हिसाब सबसे आसान है। आप सिर्फ ये देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन में सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है। सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन 3s में गया है, तो अब मुझे 3 से नहीं सिर्फ s से फिलहाल दिलचस्पी है। तो ये ग्रुप ब्लॉक कौन सा हो गया, s ब्लॉक। ठीक हो गई बात। अब आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन में देखिए कि जो s और p हमने लिखे हुए हैं इनके साथ कोफिशिएंट में नंबर है। जैसे शुरू वाला है 1s2, तो s के साथ 1 है, 1 शो करता है फर्स्ट ऑर्बिट को। 2s2 में 2 सेकेंड ऑर्बिट, 2p6 में 2 सेकेंड ऑर्बिट, 3s1 में 3 थर्ड ऑर्बिट। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन में हम कोफिशिएंट में नंबर लगाते हैं दे आर शोइंग दी ऑर्बिट। तो पीरियड हिसाब लगाना बड़ा आसान है, आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे सबसे बड़ा कोफिशिएंट कौन सा आ रहा है। पूरी कॉन्फ़िगरेशन में देख लें तो अमूमन वो कॉन्फ़िगरेशन के आखिर में ही आ रहा होगा। तो सबसे बड़ा कोफिशिएंट आ रहा है 3।
3s1 का कोफिशिएंट है 3, तो वो जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट है वो पीरियड है, तो ये थर्ड पीरियड है। अब रह गई कहानी ग्रुप। ग्रुप का ताल्लुक है इस बात से कि लास्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमारे पास हमारा लास्ट ऑर्बिट 3s ही है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक, तो इसका ताल्लुक ग्रुप 1 से है। और चूंकि हमें पता है कि s और p ब्लॉक फैमिली ए होते हैं और d और f ब्लॉक फैमिली बी होते हैं, इसलिए इस ग्रुप का पूरा नाम होगा 1a। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन जिस सब शेल पर खत्म होगी वो ग्रुप वो ब्लॉक है। कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट आएगा, चाहे वो लास्ट में हो या लास्ट से एक दो पहले हो, बस सबसे बड़ा कोफिशिएंट, सबसे बड़ा नंबर जो हमें एसपीडीएफ के कोफिशिएंट में मिल रहा है वो है पीरियड। और लास्ट ऑर्बिट या वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो ग्रुप का नंबर बताएगा। अगर ये एस ब्लॉक या पी ब्लॉक का होगा तो फैमिली ए है, और अगर डी या एफ ब्लॉक का होगा तो फैमिली बी है। ये तो पहली एग्जाम्पल हुई। एक और देखते हैं। एटॉमिक नंबर हमारे पास आया 17। हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। और अब आपने फिर वही कहानी की कि अच्छा बताएंगे आपको ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले आप ये नोटिस करेंगे कि इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गया है, तो वो तो पी में गया है, तो ब्लॉक तो पी हो गया। सबसे बड़ा कोफिशिएंट जो है वो आखिर में दोनों सब शेल्स में आ रहा है 3, तो ये भी थर्ड पीरियड है। और लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? लास्ट ऑर्बिट है पूरा 3s2 3p5, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 7। ये भी फैमिली ए होगा क्योंकि बी ब्लॉक का है। तो अभी जो ब्लॉक है सबसे आसान है कि सिर्फ ये देखो आखिरी सब शेल कौन सा है। पीरियड भी इस तरह आसान है कि सिर्फ आपको देखना है सबसे बड़ा नंबर कोफिशिएंट में क्या है। ग्रुप के लिए ये सेंस होना चाहिए कि हमारा लास्ट ऑर्बिट कौन सा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मैं पूरा हिसाब दोबारा बता देता हूँ। ये हमने लेबलिंग भी की हुई है। अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन S1 पर खत्म हो तो वो 1a है, S2 पर खत्म हो तो वो 2a है, अगर S2 P1 पर खत्म हो तो वो 3a है, S2 P2 पर खत्म हो तो वो 4a है, S2 P3 पर खत्म हो तो वो 5a है, S2 P4 पर खत्म हो तो वो 6a है। रट्टे नहीं लगाने की जरूरत, आप खुद देख लें, गिनने हैं आपको, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। S2 P5 जो अभी अभी आया था, टोटल इलेक्ट्रॉन 7, और S2 P6 टोटल इलेक्ट्रॉन 8। तो ये फैमिली ए वाला मामला हमने चॉक आउट कर दिया। अब आप जरा एक और एग्जाम्पल देखेंगे, कोई फैमिली बी वाला भी तो आए ना। तो अगर एटॉमिक नंबर होगा, फर्स्ट कर लें 26, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो अब आप देखें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? डी में, तो ये कौन सा ब्लॉक हो गया? डी ब्लॉक। फिर पीरियड के लिए देखिए सबसे बड़ा कोफिशिएंट, तो अब आपको नजर आएगा लास्ट वाला तो 3 है मगर उससे पहले वाला 4 है, तो इसका मतलब है ये फोर्थ पीरियड है। और ग्रुप, अब ग्रुप के लिए अभी अभी भी बात हुई थी कि जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात होती है तो उसका लास्ट और सेकेंड लास्ट दोनों सब शेल्स काउंट होते हैं, तो ये एस बी गिने जाएगा और डी बी। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल हो गए 8, तो ये कहलाएगा 8b क्योंकि ये डी ब्लॉक का है। तो इसकी भी लॉजिक बना लेते हैं कि अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन D1 पर खत्म हो तो आपसे कहा था वो पढ़ा जाएगा S2D1, और S2D1 का मतलब है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह D2 का मतलब लिया जाएगा S2D2, वो 4b हो जाएगा, S2D3 ये 5b हो जाएगा, S2D4 मैंने आपसे कहा था नहीं होता, इसकी जगह होता है S1D5। S का इलेक्ट्रॉन डी में जाता है ताकि दोनों हाफ फिल हो जाए। बहरहाल दोनों सूरतों में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 6 ही बनेगी, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। S2D5 7b। और फिर खास तौर पर बताया था कि S2D8 हो, S2D6 हो, जैसा कि अभी ऊपर था, S2D7 हो या S2D8 हो।
हम तीनों को मिलाकर कहते हैं 8B, क्योंकि 9 और 10 हमारे सिलेबस में ये नंबर इस्तेमाल नहीं किए गए। और S2D9 नहीं होता है, S1D10 होता है। और S1D10 में चूंकि S में एक इलेक्ट्रॉन है और D पूरा भर गया है, तो इसको कहते हैं 1B। और S2D10 में भी D को नहीं गिनेंगे और ये कहलाएगा 2B। यही पूरी हमने लेबलिंग लास्ट टाइम की थी, मैंने इसीलिए अलग से भी लिख दी कि ग्रुप डिटर्मिनेशन के लिए ये चार्ट हमारे काम आता है। एक और एग्जांपल अगर हम इसकी देखें तो ये बनती है 41, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d3। लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी तरह D में गया है, सो द ब्लॉक शुड बी D। पीरियड, अब सबसे ज्यादा बड़ा कोफिशिएंट 5 आ रहा है तो इट्स 5th। और ग्रुप के लिए अब आप देख सकते हैं D3 पे खत्म हो रहा है, उसके साथ S के इलेक्ट्रॉन भी गिनेंगे, तो ये केस है S2D3 ये रहा, तो इसका ग्रुप बनता है 5B। तो अब ये आखिरी लॉजिकल चीज थी इस चैप्टर की, जो कि अब हमने यहाँ फिनिश की। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 1। तो इंशाल्लाह आज ही मैं आपको ग्रुप पर एक छोटी सी वर्कशीट भी दे दूंगा जिसका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के चैप्टर से होगा, जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे और हम अपनी अगली क्लास में उससे पहले सॉल्व करेंगे। और फिर अब इंशाल्लाह आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो अब चैप्टर 1 हमारा हो गया है तो इसमें से टेस्ट भी आएगा, लेकिन उससे पहले हम एक प्रैक्टिस वर्कशीट करेंगे ताकि हमें कुछ, ये तो हमने थ्योरी के अंदाज से सब पढ़ लिया है ना, अब हमें एक्सपोजर तो मिले कि अगर इसके क्वेश्चंस बनेंगे तो कैसे बनेंगे। ठीक हो गई बात। तो इंशाल्लाह अब चूंकि चैप्टर नंबर 2 यानी कि हाइड्रोजन पीएमसी में नहीं है और इंजीनियरिंग वालों में है, तो उसकी क्लासेस के लिए हम जब भी उसको प्लान करेंगे, जब टॉपिक और भी आ जाए तो इंजीनियरिंग के लिए अलग होगा। और अब हम कंबाइन अपनी जो क्लास ले रहे हैं उसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। थैंक यू।